बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आप में से जो लोग जिनका पीआरसी का 1 या 2 पेपर रहते हैं, प्लीज़ एक बार हाथ खड़ा करते हैं। पीआरसी का जिनका 1 या 2 पेपर रहते हैं, प्लीज़ एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट जिनका पीआरसी का कोई पेपर रहता है, उनके लिए आइडियल अप्रोच ये है 1 या 2 पेपर, तो उन्हें ये चाहिए कि वो इस अटेम्प्ट में या इस बार जो पीआरसी के पेपर होने इस मंथ में या उससे अगले मंथ में वो क्लियर हो जाएं। और उसके लिए आइडियल तरीका ये होता है कि आप लोग जो हैं वो पेपर से 1 वीक पहले ये वाली क्लासेस के एफ़ की क्लासेस को ऑफ करें और बड़ी ध्यान से एक बार पीआरसी का पेपर पास कर लें। फिर जब वो पास हो जाए फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लें और जो आपके लेक्चर्स रह जाएं उसकी रिकॉर्डिंग या जो है सेल्फ सपोर्ट अवेलेबल होगी उसको अवेल कर लें। तो ये बड़ी अहम बात इसलिए है कि मेक श्योर करें कि आप पीआरसी को पास करें और ऐसा ना हो कि आप पीआरसी के पेपर की वजह से तंग हो रहे हो। एक बात तो ये। दूसरे नंबर पे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले टैक्स का पेपर ICAP में दिया? एक कोई मसला नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे जी। ज़रा आइडिया हो जाता है। अब मेरी ऑडियंस को मैं देखूंगा कि कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को लेके चलूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे इसका मतलब है ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं। इसके हवाले से अब हम इसको कैसे देखते हैं और इसके हवाले से क्या बात करनी, आज के दिन में हम क्या कर रहे होंगे, इसको डिस्कस करना है। एक मिनट इसको वो कीजिएगा, रिकॉर्डिंग को रोकिएगा। ये इस क्लास की एक ओरिएंटेशन क्लास होती है जिसका असल हदफ और टारगेट ये होता है कि हम कुछ आपको टीचर के बारे में बता दें, कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता दें, सब्जेक्ट की टेस्टिंग के बारे में बता दें, किस एरिया में से सब्जेक्ट में कौन कौन सा, टेक्स्ट में कौन कौन से एरियाज है उसके बारे में बता दें, और किस एरिया को कितनी वेटेज है उसके बारे में आपको गाइड कर दें। एक बेसिक थीम होता है इस क्लास का, ओरिएंटेशन क्लास है। सबसे पहली बात, अली इमरान चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। 2 साल इंडस्ट्री में काम किया और फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि शायद टीचिंग ही वो अल्टीमेट जगह है जहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म में काम कर सकूँगा मैं। तो मैं जनाब फिर टीचिंग में आ गया। तो जब टीचिंग में आया तो फिर फुल फ्लैज टीचिंग करने लग गया और मैं मानता हूँ कि इस काम में ही फुल फ्लैज एफर्ट करने से, सिंगल यूनिट डायरेक्शनल होके काम करने से ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे थ्रू आउट। और मेरे जो मेन कोर एरियाज़ हैं वो टैक्स है, बी लॉ, सी लॉ और ऑडिट एंड इंश्योरेंस है। मेनली ये एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ इन कोर्सेज़ को, जो मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ कैफ है। CFAP लेवल पर ऑडिट का पेपर है और इसके अलावा मेरे स्टूडेंट का मेरिट आया है टैक्स में कुछ अर्सा पहले, ऑटम 19 में आया था। अच्छा जनाब, ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। मेनली अब हम काम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है इसको ज़रा हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना। और आज का जो मैंने आपको एक ओवरऑल तो बताया, लेकिन अगर मुझसे पूछे ना कोई कि आज का मकसद क्या है क्लास का, तो असल आज का मकसद है कि आप लोगों के मिजाज को ठीक करना, आप लोगों के एटीट्यूड पर थोड़ा काम किया जाए। और ये बात मैं रोज़ रोज़ कर नहीं सकता कि मेरी आदत है। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप क्लास में कोई 5-10 मिनट कोई और इखलाकी बात भी बताया करें। मैंने कहा यार
मैं पढ़ाने आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। जिसको इखलाकी बात पता करनी वो यूट्यूब पे लिखे इखलाकी बातें, इतना ज़्यादा आ जाएगा। मुझसे ज़्यादा बेहतर बताने वाले होंगे। जो काम मुझे आता है मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, वो करने की कोशिश करता हूँ। मेन जो पॉइंट है ना यहाँ पर, वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। और एकदम पीआरसी पे आप एक बच्चा अच्छा चलता चलता कैफ में क्यों फेल हो जाता है, लेक्चर लेते वक्त क्या दिक्कत आ रही होती है, ऑनलाइन वाले को क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल वाले को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। मैंने एक ओवरऑल अपने 8-9 सालों में जो सीखा है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगा, ताकि आप को समझ आ जाए कि बाकी सब लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम नंबर 1, टीचर के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। अब होता यह है कि क्लास में एक बच्चा है, वो बात करेगा, बाकी 4 हंसेंगे, ये सोच के वो बच्चा बात नहीं करता। उससे नुकसान क्या होता है, बच्चे के ज़हन में सवाल होता है लेकिन वो सवाल पूछ नहीं पाता। अब इसका हल क्या है? सर मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है और मैं इस ख्वाहिश पर अमल कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और आपको भी वही कहूँगा। सर आपने सोचना है इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग, एक आप जो पढ़ रहे हैं और एक टीचर जो पढ़ा रहा है। आपके ज़हन में जो बात भी आती है, आपके ज़हन में जो बात भी आती है, मेक श्योर करें कि वो आप मुझसे पूछ लें। हाथ खड़ा करें, वो सवाल मुझसे पूछ लें। आप में से किसी बच्चे को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो कोई दूसरा बच्चा उसकी सवाल का मजाक उड़ाए, चाहे वो सवाल जो भी है। हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि सवाल जो पूछना चाह रहा है पूछे, और कोई दूसरा बंदा उसका मजाक ना करे। अल्टीमेटली एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जो कंडक्टिव होता है क्वेश्चन पूछने में। देखिए अगर ये भाई ने सवाल पूछा और वो पीछे एक साहब ने उसका मजाक उड़ा दिया, तो अब ये उस लेक्चर में पता क्या सोचता रहेगा कि अल्लाह करे अब वो भी सवाल पूछे। जाहिर बात है उसने हिसाब तो पूरा करना है ना, जिंदगी का तो कोई पता नहीं है। अल्टीमेटली अगर वो सवाल ना पूछे तो ये अगले दिन भी इंतजार करता रहेगा। अगर उन्होंने सवाल पूछ लिया और इन्होंने उसको आंसर कर दिया, या इन्होंने भी उसी तरह ही उसका मजाक उड़ा लिया, तो ये साहब पूरा, ये बड़ी अजीब सी ऑकवर्ड सी पोजीशन आ जाती है। सिंपल सा रूल है भाईजान, आपको जो सवाल है आप पूछें, भाई को जो सवाल है भाई पूछे। कोई किसी के सवाल में ये ना साबित करने को कि यार तुम्हें ये बात नहीं पता या तुम्हें समझ नहीं आती बात की, कुछ भी ऐसा कमेंट, कुछ भी ऐसी बात ऐसे तरीके से देखना कि दूसरे को लगे कि यार मेरे को गलती हो गई है। ऐसा ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसा क्लास एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें जो बंदा भी सवाल करना चाहे वो बिल्कुल इजी फील करे, हाथ खड़ा करे, टीचर से सवाल करे, उसको यही लगे एक टीचर है जिसने जवाब देने हैं और एक मैं हूँ जिसने समझना। बट ठीक है, हर बंदा अगर साइकोलॉजिकली इतने ईज में बैठा होगा ना तो हमें दिक्कत नहीं होगी, और एक अच्छे क्लास एनवायरनमेंट में हम पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो पॉइंट ये टीचर इंटरेक्शन। अच्छा, इसके बावजूद आप नहीं सवाल पूछ पाए, कोई बात नहीं है, आप क्लास में बैठे बैठे या घर जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, उसमें कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ये सवाल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पूछना, मेरे बाकी दोस्तों को भी पता चलेगा। सर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करें, मैं हाजिर हूँ। और मैं हमेशा ये ऑप्शन अपने सारे बच्चों को देता हूँ कि आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और मैंने आखिरी मंथ में आके बच्चे पैनिक कर जाते हैं और हर बच्चा सवाल पूछता है और 4-4 बच्चे 6-6 बच्चे जवाब दे रहे होते हैं, और सवाल पूछने वाले ही परेशान हो जाते हैं कि मैंने ये बात पूछी नहीं, जवाब देने वाला भी। तो आखिरी मंथ में जाके फिर मैंने ये कर दिया था कि
व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली करके सारे बच्चों को कहा था कि मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दे, ताकि एक बच्चे, वो जो इतने मैसेजेस आ जाते हैं ग्रुप के अंदर कि जो असल मैं मैसेज करता हूँ बच्चों को वो भी नहीं देखते। मैंने कहा भाई वो मैंने मैसेज ग्रुप में करते हुए देखा था, वो सर 300 मैसेज थे, पता नहीं आपने कौन सा किया। तो ओवरलोड। अब ग्रुप को मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं जब ये ओवरलोड हो जाए। जनरली ग्रुप ओपन है डिस्कशन के लिए, आपने सवाल पूछना है, आपके पास हमेशा ये राइट है कि आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं हाजिर हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से किया है ताकि कोई भी बच्चा कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो वो हिचकिचाए ना, और वो ओपन माइंड के साथ सवाल पूछे और उसे उसका जवाब मिल रहा हो। इंटरेक्शन को इतना इजी कर दिया है कि आप क्लास में जो सवाल पूछ सकते थे अब वही आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अपनी प्राइवेसी भी रखें, को किसी को पता भी ना चले कि ये बात आपको पता है या नहीं पता या कुछ भी ऐसी बात। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है एटीट्यूड की। आप क्लास में, मैं इस बात को ऐसे पिच करता हूँ कि सर आप में से कोई बच्चा जो सीए के अलावा कुछ और कर रहा है, या कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है कि उसे ये ना कहा जाए मैं सीए कर रहा हूँ, सीए तो साइड पे है, असल में मैं बीकॉम कर रहा हूँ, या आप सब ये चाहते हैं कि ये कहलाया जाए कि आप सीए कर रहे हो। ऐसा ही है ना, आप सीए ही कर रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा भाई तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, मैं सीए कर रहा हूँ। आप में से कितने बच्चे आउटसाइडर्स हैं जो लाहौर के नहीं हैं? ठीक है, तकरीबन 80%। ये बच्चा जो लाहौर का नहीं है, ये लाहौर में क्यों आया? सीए करने के लिए। आप सीए करने के लिए लाहौर में आए हैं, सीए करने के लिए सीए की क्लास में भी बैठते हैं। आप सीए की क्लास लेने आए हैं और आप सीए करने के लिए लाहौर में हैं, यानी आपके लाहौर का जितना खर्चा हो रहा है, हॉस्टल में रहने का, माँ बाप से दूर रह रहे हैं एक प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे अजीब लोगों के साथ रूम शेयर किया भाई ये एक प्रॉब्लम, घर वालों से दूर हैं ये एक प्रॉब्लम, खाना ऐसा खा रहे हैं जो कि अगर मजबूरी ना हो तो बाज़-औक़ात ना खाएं, या आप बाज़-औक़ात भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, वो वाला खाना नहीं खाते। ये सारी प्रॉब्लम आप क्यों फेस कर रहे हैं? सीए करने के लिए। अगर इतनी प्रॉब्लम फेस करने वाला बच्चा ये बात कहे कि मैंने आज क्लास नहीं ली, वो हम दोस्त ना समोसे खाने चले गए थे, तो मेरा उससे ये सवाल है कि आप दुनिया के सारे काम छोड़ के लाहौर सीए करने के लिए आए और आपने 24 घंटे लाहौर में रह रहे थे ताकि 4 घंटे की क्लासेस लें। ऐसा ही है, उस 4 घंटे में से 1 घंटे की क्लास आपने इसलिए नहीं ली चूँकि आप समोसे खाने चले गए थे, मौसम बहुत अच्छा था। ये एक बकवास है, या मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए। यानी आप गौर तो करें कि आप 4 घंटे पढ़ने के लिए अपना शहर, अपने माँ बाप, अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ा हुआ है और यहाँ पे खर्चा भी धड़ाधड़ करा रहे हैं घर वालों का। वो सब करने के बाद आप ये कहें कि मैंने क्लास नहीं ली, या आप कहें कि क्या कहते हैं मैंने टेस्ट नहीं दिया, या आप कहें कि होम असाइनमेंट नहीं है और कल कर लेंगे। या आप आए किस लिए हैं? जिस प्राइमरी पर्पस के लिए आए हैं, अगर आपने उसको पीछे छोड़ दिया तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर सबसे पहला सवाल ये बनता है कि भाई आप आ क्यों गए हो? आपको नहीं आना चाहिए। आपने ये सारी हसल बर्दाश्त की है ताकि आप सीए कर सकें, और सीए की क्लास इसलिए मिस कर दी है क्योंकि जो सीए की क्लास में बैठा हुआ बंदा आपके साथ रिलेशन में था, आपका दोस्त था, उसने कहा समोसे खाने चलते हैं, आपने लानत भेज दिया बाकी हर चीज को। ये एब्सोल्युटली गलत है, ये एब्सोल्युटली गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखना भाई मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी।
1 मिनट समझ आ गई प्रॉब्लम किधर आ रही है? हो जाएगा भी ठीक। यहाँ पावर पॉइंट कोई मैं करने लगा। ये कुर्सियां तो लग गई, लेकिन सपोर्ट वाले भाई का आना भी यहाँ पर मुश्किल हो गया। शुक्र है हो गया। अच्छा, अक्सर बात करने का कि आप किसी दोस्त के साथ या आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ एंटरटेनमेंट के नाम पर जो आपने क्लास मिस की है ना, वो जस्टिफाइड नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि वो आप अपने प्राइमरी पर्पस को पीछे नहीं डाल सकते अपने किसी भी सेकेंडरी काम के लिए। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपके दोस्तों को पता हो कि ये क्लास नहीं छोड़ेगा, या आप उसको अवॉइड करेंगे। ये 1 घंटे की क्लास है, इसके बाद मिल लेते हैं, या इसके बाद बैठ जाते हैं, या इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। वट एवर प्रॉब्लम, असल मतलब मैं जिस चीज़ पे फोकस करूँगी यार, आपके माथे पे टैग सीए का लगा हुआ है। आपने सारी दुनिया को बताया हुआ मैं सीए कर रहा हूँ। आपके घर में सबको पता है ये बच्चा सीए करने के लिए लाहौर गया है। आप यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर 24 घंटे रह रहे हैं चूंकि आप सीए कर रहे हैं, लेकिन आप सीए की क्लास मिस करते हैं, तो ये गुनाह कबीरा है। या मैं आपको बिल्कुल सच बात कहूँ, ये अपने माँ बाप के साथ धोखा है। आप ऐसे समझें कि आप अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब आप उन्हें, आपके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत है ना, तो आप उस दिन फ़ोन करके कि आज हमने क्लास नहीं ली क्योंकि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था, या आज टेस्ट इसने नहीं दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैं देखता हूँ ना, आप अपने फादर को एक मैसेज ये करें कि 20,000 भिजवा दें, दूसरा मैसेज ये करें कि मैं क्लासेस नहीं ली जो मैं ये तो अपने अब्बू को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, उनको उनके साथ ख़यानत कर रहे हैं आप। वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस इसलिए बेयर कर रहे हैं ना जो कि आप सीए कर रहे हैं। तो प्लीज़ सीए शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इस पर्टिकुलरली इस एरिया की बात नहीं, ओवरऑल है, लेकिन ये एक एटीट्यूड है जिसका मसला है। और उससे बड़ा मुसीबत ये कि पीआरसी में आपका ये तुक्का चल भी गया। पीआरसी में आपने आखिरी महीने पढ़ा और आप पास भी हो गए और आपको लगा कि ये तो ऐसे ही लोग फेल होते हैं, इनको पढ़ते नहीं है ना। देखो मैंने आखिरी महीने पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। तो वो सारे लोग जो ये कह के कैफ में आते हैं कि अब हम इनको पढ़ के दिखाएंगे, वो लोग परेशान हो रहे होते हैं, चूँकि वो एटीट्यूड पीआरसी वाला वहाँ तक आपको बचा जाता है कि आप वाकई आखिरी 15-20 दिनों में पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला काम इधर मुमकिन नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें और ये चीज़ अपने जहन में रखें कि ये यहाँ पर मुमकिन नहीं है। नॉन सीरियस, वो उर्दू का एक लफ्ज़ है जिद्दोजहद। जिद कहते हैं सीरियसनेस को, कोशिश बाद में आती है, पहले तो सीरियसनेस है। अच्छा एक और बात, एक तो ये ना कि आप नहीं आए आपने ज्यादती की, एक ये कि आप लेट आए आपने ज्यादती की, एक ये कि आपने टेस्ट नहीं दिया आपने गलत किया, एक ये कि आप मौजूद हैं क्लास में लेकिन आपको नींद बहुत आ रही है क्योंकि आप रात भर सोए नहीं है। ये भी खयानत है, क्योंकि आप जो लाहौर में 24 घंटे रुके हुए हैं ना, वो असल में इससे रुके हुए हैं कि इन 4 घंटों में परफॉर्म कर सकें। और अगर आपने उस 4 घंटे में परफॉर्म नहीं किया, उस 4 घंटे में जब क्लास नहीं थी, आप एक्टिव नहीं थे, अटेंटिव नहीं थे, तो ये भी तो ज्यादती है ना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है कि आप कहेंगे क्लास में बैठे हार्डवेयर तो चल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए कि
मैं जब एज ए फादर अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने बच्चों से ये वाली बात एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार हम सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन आप डिलीवर तो करो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज के बाद कुछ नहीं करना, सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी रूटीन का अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीट करें। आपने क्लास पढ़ी, आपने उसके बाद आपने रूटीन का काम किया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी है, हंसे खेलें, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या काम को आपने इतना सर पे सवार कर लिया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके वाले से मैं आपको ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि उससे बचना है आपने। आपका एटीट्यूड ठीक होना, आप रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें। टेस्ट ना देना सबसे बड़ी ज्यादती है, कीपिंग इन माइंड के जब आप इतनी कुर्बानी दे रहे हैं और यहाँ पर भी आ गए हैं तो टेस्ट ना देना। आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए, आप वो नहीं करते, होम असाइनमेंट्स नहीं करते। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम में गिरफ्तार होते हैं। उनकी क्या प्रॉब्लम है जी? वो साथ साथ लेक्चर ले लेते हैं, साथ साथ व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। उनके पास एक और ऑप्शन बड़ी कमाल होती है जो आपके पास नहीं है, वो टीचर को चुप करा देते हैं यार, उनको फिर अपना व्हाट्सएप पे जवाब दिया, फिर उसके बाद चलाया। अब मैं एक प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ आजकल, देखिए जनरेशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, और जो सबसे बड़ा नुकसान इस जनरेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना सबसे बड़ी, वो आ रही है फोकस नहीं है। आप 10 मिनट की वीडियो की बजाय अब 10 सेकंड का वो ये क्या है, टिकटॉक है और पता नहीं क्या मसाइल हैं सारे, ये देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं। मैं किसी की क्या बात करूं, मेरा बेटा 2 साल का है, उसके हाथ में मोबाइल है। मैंने एक दिन मैंने गौर नहीं किया, वो कार्टून लगाया तो मैंने देखा वो ऐसे ऐसे कर रहा है मोबाइल को। 2 साल का बच्चा बोलता नहीं है अभी, मैंने गौर किया तो वो यूट्यूब की स्टोरीज देख रहा था, जहाँ पे बच्चे की है वहाँ पे रुक के आराम से देख रहे हैं, फिर उसके बाद आके तो भाई अब उस बच्चे का क्या फोकस डेवलप होना है। अब मैं अपना फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है, बंद है, मैं 1 घंटा किसी से बात नहीं कर सकता। मैंने घर वालों को एक इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है कि अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे रब्ता कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 1-1.5 घंटा किसी से बात नहीं करनी, मैंने ध्यान से अपना काम करना। आप लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपने भी जब तक टीचर देख रहा है और उनका ध्यान है बच्चे की तरफ, तब तक तो मोबाइल नहीं निकालने लगा कि यार। अच्छा, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। उसने कहा यार अच्छा तू सीधे चुप करो, मैं पहले व्हाट्सएप देखूं। फोकस अपना रखें भाई। आपने जब क्लास लेनी है ना ये वाली, तो आपने अपना मोबाइल साइड पे रख के साइलेंट कर देना कि अब जो भी होगा ना इस लेक्चर के बाद देखेंगे, ताकि आप फोकस्ड रहें। सर न्यूमेरिकल 40-45 मिनट में एक न्यूमेरिकल होता है। मैंने स्टूडेंट को देखा है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। लास्ट टाइम मुझसे लास्ट डेज में उसने कुछ पूछा, मैंने देखा कॉन्सेप्ट पूरे थे। तो वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो 45 मिनट का न्यूमेरिकल हल नहीं हो रहा। पढ़ते पढ़ते गए सर ये हो जाएगा बस, ठीक है अगला। मैंने कहा ये सवाल आप करें, मैंने कहा ये सवाल आप करें, सर ये हो जाएगा। प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही कि वो 1 घंटा कौन अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के वो वाला सवाल करे, ये प्रॉब्लम है। सर फोकस लूज होता जा रहा है। आप एक चीज़ को, इससे पहले ना तस्वीर होती थी, एक तस्वीर को लोग बड़ी देर वॉच करते थे, फिर वीडियोस का दौर आ गया, फिर वीडियो देखते थे, फिर अब जो है अब तो 10-15 सेकंड का फोकस रह गया। आप सामने मौजूद हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड बाद ध्यान से सुन, उसके बाद सोचा कि यार वापसी पे जाते हुए दही लेके जानी है। तो
दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ये फोकस को वापस अपनी लाइफ में लाना बड़ा ज़रूरी है। वो एक की रीज़न है, ख़ास तौर पे वो बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है फोकस के बगैर नहीं कर पाएगा। असल में होता ही है कि आप वीडियो चला देते हैं और आप देखते हैं 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है और आपने वीडियो ऑन कर दी। अब आप सुने या ना सुने, आपको 1 घंटे बाद इत्मीनान होता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये गलत है सर। वो लेक्चर आपने ध्यान से सुनना था, और जहाँ पर लेक्चर सेशन के 100 लेक्चर हों तो आप जो सोचते हैं ना कि ये फिर सुन लेंगे या फिर देख लेंगे, ये बात ज़हन में रखें। ये वीडियो जो आप आज देख रहे हैं ये आपको दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलेगा। ये चीज़ अपने ज़हन में रखिए। अब फिजिकल जो बच्चा है जो जिसके पास रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है वो फिजिकल क्लास नहीं ले सका, उसने रिकॉर्डिंग देखी, उसको ज़हन में रखें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि देख लेंगे हमारे पास है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि 2x पे देख लेंगे। मुझे बच्चों ने खुद कहा कि सर आप 2x पे सही चलते हैं, नॉर्मल स्पीड स्लो है आपकी। अच्छा, अब होगा क्या, आपने जो कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है उसको एक टाइम चाहिए आपके दिमाग में जगह बनाने को। वो टाइम आप उसे नहीं देते, आप सिर्फ अल्फाज सुन रहे हैं। कान तक तो बात जा रही, लेकिन कान से दिमाग तक जो टाइम लगना था वो आपने उसको नहीं दिया हुआ और आप बस निकाल रहे हैं। उससे आप कभी भी बहुत अच्छा नहीं सीख पाते। तो ऑनलाइन वालों, ख़ास तौर पे ये बात आपके लिए है कि भाई फोकस होके अच्छे से आपने इसको इस सारे प्रोसेस को देखना है और पूरे लेक्चर्स ध्यान से फोकस के साथ लेने हैं। ये ऑनलाइन लेक्चर वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा जनाब, ऑनलाइन वालों के लिए एक आध बात और कह दूं कि सर वो रूटीन में एक जगह पर बैठे, प्रॉपर ज़हन बनाएं, बैठ जाएं, सामने उनके क्या कहते हैं लैपटॉप पड़ा हुआ है, कागज़ पेंसिल पड़ी हुई, जिस तरह क्लास ले रहे हैं वैसे रियल टाइम में क्लास लेंगे तो वो मैक्सिमम बेनिफिट लेक्चर का ले पाएंगे। अदरवाइज़ वो लेक्चर का प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बच्चे जब सवाल पूछते हैं ना तो मैं हैरान होता हूँ कि ये बात तो लेक्चर में कही गई है। कहता सर मैंने सुना है लेक्चर। फिर मैं उसे कहता हूँ कि 33rd मिनट पे जाके सुनो। कहते हैं हाँ ये बात है। वो पता नहीं कैसे निकल गई। भाईजान उस वक्त आपकी तवज्जो नहीं थी। जिस टाइम आप थोड़ा सा ईजी होंगे ना कि यार ये तो आम सी बातें आगे करो, उस टाइम पे काम की बात निकल जाएगी। तो सर ये कोई ड्रामा तो नहीं है ना कि बस एंड पे यही देखना कि जी वो शादी थी वो हो गई, अल्लाह पाक शुक्र। ये तो हर थोड़ी देर बाद कोई कॉन्सेप्ट, हर थोड़ी देर बाद कोई काम की बात है, उसको तहम्मुल के साथ सुनना होता है। और कागज़ पेंसिल हाथ में रखें। जो आपको लगता है ना टीचर स्लो है, उस टाइम पे आप लिखें चीज़ों को। सामने पेन रख के, सामने किताब हो, लैपटॉप चल रहा है, आप उस चीज़ों को लिखें, तैयार करें साथ के साथ। जिस वक्त आपको लग रहा है टीचर स्लो है, वो स्लो नहीं है, आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे पूरी तरह। सर ये कुछ बातें थी जनाब, ऑनलाइन और फिजिकल दोनों के लिए साथ कर दी। अब वेटेज की बात करूं तो पहले 3 चैप्टर्स की 5 से 10% है, इनकम टैक्स की 60 से 75% है और सेल्स टैक्स की 20 से 30% वेटेज। यानी 3 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, बेसिक, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, ये आपके सिलेबस में। हाँ जी, अगली बात जो आपके साथ करनी है वो ये है, आप जब यहाँ पर आए और आपने सोचा कि मैंने एनरोल होना है, तो आपके जहन में अपने टीचर के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन थी? आप, या मैं इस बात को कैसे कहता हूँ कि आपने जो फ़ी जमा कराई है क्या सोच के कराई है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस फ़ी के अगेंस्ट? हर बंदा अपना जहन लड़ाकर और जो है ना, हर बंदा अपना जहन लड़ाकर जो है इसका जवाब दे। मैं असल में ये चाहता हूँ, देखें आप स्टूडेंट, मैं टीचर, हम लोग अब 6 माह तक कनेक्टेड रहेंगे,
मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी सर्विस दे सकूं, लेकिन इसके दरमियान में गैप ना आ जाए। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको क्या डिलीवर करने जा रहा हूं, हम इस चीज़ को एक पेज पे लें। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने मुझे कहा, सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मैं कोर्स पढ़ने के बाद ना जो लॉ के केसेस हैं वो हैंडल करूं अदालत में, टैक्स का कोई केस हो तो मैंने उससे कहा नहीं भाईजान, ये वाला काम, इस काम के लिए हम आपको इक्विप नहीं कर रहे। हाँ, मैं तो बहुत फोकस्ड पढ़ाऊंगा, मैं तो जेहन में जो जुमला भी बोलता हूँ जेहन में दिमाग में ही आता है यार ये पेपर के लिए हेल्पफुल है या नहीं। जो बात पेपर के लिए पेपर फोकस्ड है, मैं तो वो वाली बात आपको क्लास में बता रहा हूँ। मैं तो वो सिखाऊंगा कि जो टैक्स की बात है, और ख़ास तौर पे वो जो ICAP के पेपर के हवाले से मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ बता रहा हूँ कि ये वाला सवाल भी इस अटेम्प्ट में आपको आया हुआ। तो भाई मैं तो इस तरह पढ़ाऊँगा। आप अगर मुझसे रियल टाइम केसेस को हैंडल कैसे करना है इसकी बात करें तो उसके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म अप्रोप्रिएट नहीं है। सो एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ, सर आप बताइए प्लीज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसको थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद करना चाह रहे हैं तो बंद कर दें, ताकि जी सर जी, जो एक बच्चे से पूछा और एक जो कंक्लूजन है वो मैं आपके साथ, एक तो मेन सबने कहा जी कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा ये कहा पेपर पास। अच्छा, ये तो एक ऐसी बात है कि जो मैं अपने आप को अगर उस साइड पे रख के देखूं तो अगर मैं पहले दिन आया हूं तो मैं कहूँगा सर जो बात आप समझाएं वो मुझे समझ आए, मुझे आसान लगे, मेरे दिमाग में बैठे। हाँ, मैं इस चीज़ को बड़ा वेटेज देता हूँ कि यार मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जो बच्चा जिसको कॉन्सेप्चुअली एग्री ना करे। वो मैं कहूँगा यार ये गाड़ी 700 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है, तो आप में से आधे बच्चे कहेंगे नहीं यार एक ही गल हुई, यानी आप दिमागी तौर पे उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो मैं उसके बाद आपको जितना भी पढ़ाता रहूंगा वो बात नहीं बनेगी। अच्छा, बुनियादी तौर पे होता है कि चीज़ें आसान हो जाएं, वो एग्जाम्पल हो जो आप भी एग्री करें, मैं भी एग्री करूं, और हम एक पॉइंट तक पहुंचे कि हाँ ये बात ठीक है और बात समझ आ जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको बहुत अच्छा टेक्स्ट समझ भी आ जाए और आपके पेपर में 42 मार्क्स हो तो भी ऐसे समझने का आपने क्या करना। अल्टीमेटली आपको टेक्स्ट आता है या नहीं आता, ये डिटरमिन ICAP का रिजल्ट करेगा। अगर ICAP वाले कह देना कि आप पास हैं तो आपको नहीं भी आता तो आपका भरम है कि आप पास हैं, और ICAP कह देना कि आप फेल हैं तो आपको जितना भी टेक्स्ट आता हो ना, आप अपने जूनियर को सारा सिखा रहे होते हैं, ये नहीं न्यूमेरिकल ऐसे नहीं ऐसे होना, वो आपसे सीख भी रहा होता है, आपका शुक्रिया भी अदा करता है, लेकिन साथ एक बार किताब भी खोलता है, इतना आता होता तो अपना ना पास होता, ये कहीं ना कहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली टेकअप करना, चीज़ों को समझ आए और अल्टीमेटली पेपर पास हो जाए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ, एडिशनली कुछ बच्चों की कुछ बातें थी जो कि अपनी जगह पे रेलिवेंट थी। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर हमने आपका नाम सुना, दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा। देखिए, मैं इसके बारे में सिर्फ एक बात करता हूँ, आप लोग जो यहाँ पर आए और मेरे नाम पर एनरोलमेंट कराई, ऐसे ना समझिए कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं इसकी बड़ी कदर करता हूँ और मैं ऑनर करता हूँ। ऑनर करने का तरीका ये है कि मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशन और आपने जो सुना है उससे ज़्यादा बेहतर आपको डिलीवर कर सकूँ। यानी वो पंजाबी में कहते कि मैं उसका भार लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्या करूँ इस बात का, नहीं, मैं जेन्युइनली इस बात का भार लेता हूँ कि आप लोगों ने मेरा नाम सुना और मेरे नाम पे एनरोलमेंट कराई, ये मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। हाँ, इसके साथ
जी 31 जनवरी इज़ द डेट जिस दिन आप इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके अलावा क्या बात की थी? हाँ, आपने एक बात की थी बेटे, अब सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग ना जनरली तुक्के मारते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो पता है कि आपकी क्लास का टाइम 2:45 है, तो एक आइडियल बच्चा वो है जो क्लास से 5 मिनट पहले मेक श्योर करे कि वो क्लास में रहे, क्लास में आ जाए, वो घर से निकले और प्लानिंग इस तरह करे। मगर जनरली में नेशनल कॉम हम ऐसे नहीं करते, हम 2-4-5 मिनट का लीवरेज लेते हैं। ऐसे नहीं कि स्टूडेंट्स, टीचर भी, ये हमारी कौम, हम बहैसियत कौम ऐसे हैं। यानी बिल आपको 15 दिन पहले का आया हुआ, लेकिन आखिरी दिन बिल वाली लाइन देखिएगा कभी। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा तो नहीं कि आखिरी दिन को डिस्काउंट मिल गया ना। हाँ, अब एक बात को समझिए, हम लोग ना अपनी आम जिंदगी में भी ऐसे ही हैं। आपने एक बात की, वो बात बड़ी अच्छी थी जो जनरली स्टूडेंट्स नहीं कहते, कि जब पेपर करें तो पता हो पास है। वो तड़प के ना वो एक माह गुजारे हैं, जिसके बाद पता चल गया वो 48 आए हैं या 46 आए हैं। पॉइंट क्या होता है? सुने, पॉइंट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप अपनी स्टडी टाइम में कंसिस्टेंट नहीं होते, जब आप थ्रू आउट द सेशन कंसिस्टेंट नहीं होते। आप थ्रू आउट द सेशन कंसिस्टेंट रहे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप कंफर्टेबली पास होंगे। वो वाला पास जो 70-80 वाला पास होता है कंफर्टेबली। जी मेरी बात समझ आ रही? पॉइंट ये होता है कि हम आम तौर पे क्या कर रहे होते हैं, हम आम तौर पे इजी रिलैक्स चल रहे होते हैं। बल्कि बात चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आज बता रहा हूँ 4 मौके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा जज्बाती होते हैं। सबसे पहले जब सेशन का पहला वीक होता है, सर आप टेस्ट ऐसी तैसी, अभी इस वक्त आप जज्बात में हैं, इंशाल्लाह टेस्ट में परसों टेस्ट रखूँगा तो वाकई बच्चे दे रहे होंगे, लेकिन ये जज्बात वक्त के साथ साथ थम जाते हैं और एक हफ्ते के बाद बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि यार ये तो बातें बस सर ने पहली बार की थी, उस पर जज्बाती थोड़ी होना है, ये तो चलता ही रहेगा। एक हफ्ते बाद जज्बात ठंडे, फिर उसके बाद रिजल्ट की डेट आती है। अब आपको पता, फॉर एग्जांपल आपके पेपर पास हो गए, अब आप एनर्जी में आ गए, यार इंशाल्लाह पास हो गए, अब तो ये भी जो पकड़े ये पास करके निकाल देने। वो बच्चे के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, लेकिन उनकी भी उम्र बड़ी कम होती है। ये जज्बात भी मुद्दत जो है, ये जज्बात भी एक हफ्ते बाद मान पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार जज्बात आपके फुल पीक पे होते हैं जब आप दाखिला भिजवाते हैं आई कैप को जब फॉर्म फिल करके फीस जाती है, नहीं तो फिर उस वक्त जब बंदे देखने होते, सर अब तो पक्का है कि पेपर देने हैं, अब तो जान मार देंगे। बच्चे बड़े जज्बाती होते हैं उस वक्त। वो टाइम गुजरता है, उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होता है, बच्चे फुल जज्बाती, अब तो सर ने पढ़ा दिया यार, अब तो हम नहीं पढ़ना है, जैसा तैसा भी था गुजारा हो गया, अब हमने अच्छे से पढ़ के पेपर पास करना है। वो भी तकरीबन 3-4 दिनों के जज्बात होते हैं, वो भी मध्यम बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आखिरी बार बंदा जज्बाती होता है जब पिछला पेपर दे देता है, पता चलता है अब 2 दिन बाद टैक्स का पेपर है, उस दिन भी बंदा जज्बाती होता है। लेकिन वो जज्बात की उम्र सबसे कम होती है, उसकी मुद्दत 1 दिन ही होती है, क्योंकि वो 1 दिन बाद समझ जाता है यार अगली बार ना शुरू से पढ़ना। ये इस वेव के साथ जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना, वो अपने तौर पे ट्राई करता है, तुक्का मारता है, निकल जाए तो बहुत अच्छा, ना निकले तो वो अगली अटेम्प्ट में तो उसे पहले ही पता होता है। यार मुझे पहले ही पता था, पेपर से 1 दिन पहले मुझे अंदाजा हो गया था कि यार मैं सोच रहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन यार बिजनेस के मेडिकल में तो वाकई काफ़ी बातें होती हैं। सर कराते थे मैं, अच्छा मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैंने कहा क्या धोखा किया?
कहते सर आप कराते थे तो लगता था कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब हम खुद करने बैठे तो मैंने कहा भाई मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। तो ये मैंने उसे कहा कि यार ये तो हाथ की सफाई है ना, कि मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ और आप एक एक चीज़ एग्री कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अब उस एक क्वेश्चन के अंदर 15 पॉइंट्स हैं और वो 15 के 15 पॉइंट्स मैंने एक एक समझा के आपको करा दिए। अब आपने उसको नहीं किया और आप ठंडे होके बैठ गए कि ये तो मैं क्लास में ही समझ आ गया था। लेकिन जब आप खुद उसको करने बैठेंगे 2 हफ्ते बाद तो वो आपसे नहीं होगा और आप कहेंगे यार सर ने तो कराया था, समझ आ गया था। मैं कहा वो वीडियो दोबारा देखो, आपको दोबारा समझ आएगा। लेकिन असल में फ़ायदा कब होना है? जब आपने खुद करना है। सर जब तक आप खुद वो वाली चीज़ सॉल्व नहीं करेंगे आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो सर आपको बोर्ड पर एक एक पहलू समझाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन और आपको समझ आना मेरी जिम्मेदारी है कि यार इस पॉइंट तक ले जाऊं कि आप कहेंगे हाँ मुझे हर बात समझ आ गई है। लेकिन उसके बाद मैं बेबस हूं कि घर जाके आप उसको परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। मतलब मैं इसको एक ऐसे एग्जाम्पलीफाई करता हूं कि ये ऐसे है कि एक लेक्चर ऐसे समझे कि जैसे किसी ने आपके दिमाग में एक बाल्टी मिट्टी की डाल दी है। अब ये जो बाल्टी मिट्टी की पड़ेगी ना तो हवा में मिट्टी उड़ जाएगी। अब जब ये बाल्टी मिट्टी की आपके दिमाग पे पड़ गई ना, आपने घर जाना है और घर जाके उसको पढ़ लेना है। तो ये ऐसे है जैसे उस मिट्टी के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, अब वो जम गई है। अगर आप रूटीन में क्लास का पढ़ा हुआ जो कि अभी मिट्टी हवा में उड़ी, उसके ऊपर घर जाके एक बार किताब से पढ़ के, वो पंजाबी में कहते उस पर तुरंका लगा लेंगे, वो पानी डाल देंगे उस मिट्टी को, वो जम जाएगी, वो आपके दिमाग के साथ स्टिक हो जाएगी, वो नहीं आपको भूलेगा। और एक केस क्या है कि आप पढ़े, वो पहली मिट्टी वहां में थी, एक और मिट्टी की बाल्टी आ गई, वो एक और आ गई। 1 हफ्ते बाद मतलब ऐसा केस होता है कि 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम गुजरता है तो बच्चा मानता ही नहीं कि ये आपने पढ़ाया था। वो तो फिर बाकी लोगों से गवाही लेनी पड़ती कि भाई ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो असल गेम है वो ये है, सर जी बुक्स को रेगुलर, आपको बुक पढ़नी है, आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, आपको 1.5 घंटा स्टडी टाइम जो है वो स्पेयर करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। मैं आपको अभी तक इतनी बात की और मैंने आपको कहा कि यार ये मेन काम है आपके लाहौर आने का या आपकी ज़िंदगी का, जो लोग लाहौर में रहते हैं, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसका एक मतलब भी है, इसकी एक बात ये भी कि भाई ये इसका मतलब कतई नहीं कि अब आप सब कुछ छोड़ के ये करें, लेकिन कम से कम आप क्लास में 1.25 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटा घर पढ़ना है। आखिरी महीने के अलावा मैं आपको किसी एक दिन भी 1.5 घंटे से ज़्यादा का घर का काम नहीं दूंगा, कम ही होगा। यकीन करें अक्सर आधे घंटे का ही होता है, कभी प्रैक्टिस हो तो 1.5 घंटे का, आखिरी महीने के अलावा। आखिरी महीने जाहिर बात है हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो शायद आपको वो भी ऐसे नहीं कि 10 घंटे का काम होगा, वो भी 2 घंटे का काम होगा या 3 घंटे का काम होगा। तो ये असल वंस आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता चुके, तो मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि आप मुझसे पढ़े हो, एक बार घर जाके उस मिट्टी के ऊपर पानी डाल के उसको अपने दिमाग के साथ चिपका लो, टेस्ट दो। देखिए आप मुझे जितना भी कह देना कि सर हमें समझ आ गया, सच्ची बात बताऊं आपके टेस्ट के फीडबैक से मुझे पता चलता है। मेरे लिए मेरा क्राइटेरिया टेस्ट है, मेरे लिए क्राइटेरिया आई कैप का पेपर है। आई कैप में मिसाल के तौर पर रिजल्ट पिछली बार आया 78, पिछली बार आया 35%, मेरा रहा 78%। तो भाई ये डिफरेंस होता है जो गेज कराता है कि यार आपने कितना डिलीवर किया अपने बच्चों को। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मैं इससे गेज करूंगा अपना आप, मैं इससे गेज नहीं करूंगा कि यार आपने कहते कि यस सर समझ आ गया। वो बच्चे तो बात होगा यस सर, इसलिए भी कहते हैं कि जान छोड़े इधर ही देखी जा रहा है, हाँ यस सर, सर समझ आ रही है। तो भाई असल में आपकी परफॉर्मेंस, जो असल चीज है जो मैं बार बार कह रहा हूं वो है टेस्ट। तैयार करें, समझ आ गई, तैयार हो गया, परफॉर्म किया, रिजल्ट आया,
इस रिजल्ट पे पता चला आपने टेस्ट अच्छा दिया, ये अब ये कंप्लीट हुई है गेम, अब ये साइकिल कंप्लीट हुआ है। हर 5 दिन के बाद 6 दिन टेस्ट होगा, एक्सटेंसिव टेस्टिंग है, मेक श्योर करेंगे कि आप सारे इसको करें। आपने टेस्ट वेव में नहीं देने के, जिस हफ्ते जज्बाती हुए, मैंने आपको बताया ना कब कब आपने जज्बाती होने मैंने पहले बता दिया, तो भाई उस टाइम भी नहीं, आपने कंसिस्टेंटली टेस्ट देना। इसीलिए कहता हूं कि असल गेम कंसिस्टेंसी की। और मैं आपको ये बात फॉर श्योर कह रहा हूं कि आप में से वो बच्चा जो कंसिस्टेंट रहेगा या उसकी आदत अभी से बना लेगा, वो आगे तक निकल जाएगा और पास कर लेगा स्मूथली सीए को। लेकिन आप में से वो बच्चा जो तुक्कों पे रहेगा कि यार नहीं, अब पिछली बार भी तो आखिरी महीने पढ़ के पास हो ही गया था, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं पास करेगा, लेकिन वो ईज के साथ या कंसिस्टेंटली नहीं चल सकेगा। वो कभी पास हुए, कभी फेल हो गए, कभी 2 पास हो गए, कभी 1 पास हो गया, कभी नहीं पास हुए, इस तरह चलता है। वो बच्चे जिनको आप देखते हैं कि यार इसने 21 साल में पास किया है, इसने 22 साल में पास किया है, उसको देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट होगा, वो रूटीन में ये काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो वन ऑफ कर। तो भाई ये एक जो मेजर बात है वो हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन असल क्या गेम है, रूटीन में रोज करना, रूटीन में रोज करना, उसने असल में आपको आगे लेके चलना है। और सर आपके साथ मैं ये शीट शेयर करने लगा हूँ। जी ये बात स्टूडेंट पूछ रहे हैं और भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, थोड़ा सा जल्दी एक एक रख के ना पीछे पास करते हैं। पिछले टाइम से इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसका जवाब है सर लॉ चेंज हो गया ना। जब टैक्स ईयर, पिछली बार आपने टैक्स ईयर 2023 पढ़ा है, इस बार आपने टैक्स ईयर 2024 पढ़ना है, रेट्स चेंज हो गए, चीज़ें सारी चेंज हो गई। अब आपको हर चीज़, किताब भी अपडेटेड, हर चीज़ अपडेटेड लेनी होगी, लेक्चर्स, किताब, हर चीज़ अब आपको अपडेटेड चाहिए। सर असल में आप बच्चे ने मर्जी अपनी करनी होती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो भी स्टूडेंट है वो क्या कर रहा होगा, टेक्निकली उसे इस वक्त लेना चाहिए, उसे पता है मेरा नहीं पास, ताकि वो मैक्सिमम टाइम को अवेल करे। लो सर, आई कैप कहता है कि पहले 3 चैप्टर में से 5 से 10% आना है। अभी स्लाइड दिखाई थी पिछली, लेकिन मैंने ना 4 पेपर्स का एनालिसिस किया। पिछली बार 14 पेपर 15 पेपर थे, मैंने सिर्फ वो वाले पेपर्स लिए हैं जो स्कीम चेंज होने के बाद वाले हैं। तो भाई ये 4 पेपर्स हैं, गौर कीजिएगा। इन 4 पेपर को असेस करके इनकी एवरेज ली है तो 7% बनता है। और आई कैप कितना कह रहा है, 5 से 10%। तो भाई उसी वेटेज में ही ये वाले सारे आए हैं। सर जी इनकम टैक्स, आई कैप कह रहा है 60 से 75% होंगे, एक्चुअल में कितने आ रहे हैं, 66.3%। सेल्स टैक्स आई कैप कह रहा है 20 से 30% होंगे, और एक्चुअल में कितना है, 27%। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मैंने ये आपको क्यों दिखाया, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए किस एरिया में से कितनी टेस्टिंग होनी है, इसको एम करते हुए मैंने आपको ये वाली बात बताई है। सर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पास्ट पेपर एनालिसिस की बात की है, और एक शीट आपके साथ रख दी। ये शीट आपको हर चैप्टर करने से पहले आप एक बार इसको देख सकते हैं कि सर इस चैप्टर में से कितना एरिया टेस्ट होता है। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, थोड़ा सा ये बात के सब्जेक्ट की नेचर कैसी है। सर जी टैक्सेशन लॉज, टैक्स के कानून है,
इसकी नेचर कैसी है, सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नेचर का पेपर है। पेपर में क्या आता है, पेपर में 35 से 40 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड है, जिसको कहते हैं रट्टे वाला, कॉन्सेप्ट बेस्ड कह लीजिए, नॉलेज बेस्ड कह लीजिए, जिसको आपने क्रैम या मेमोराइज करना होता है। और 60 से 65 मार्क्स का आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसको आपने क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। प्रॉब्लम किधर आता है, जो अच्छा ये पेपर इसलिए मुझे ज़्यादा वो बेहतर लगता है कि जिन लोगों का रट्टा मजबूत है वो इस एरिया को पक्का कर लेते हैं, और इस एरिया से मिसाल के तौर पे 40 में से 32 33 यहाँ से ले लेते हैं, फिर इस 60 में से उन्होंने सिर्फ 20-22 मार्क्स लेने होते हैं। तो जिनके न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग है वो इन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, और यानी न्यूमेरिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करके 40s में मार्क्स लेते हैं, और रट्टा जिनका कमज़ोर है वो बाकी यहाँ से कर लेते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल रट्टे वाला पेपर नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स वाला पेपर है, इसके लिए प्रैक्टिस होती है। सर हमारी क्या अप्रोच रहेगी थ्रू आउट, एक अहम सवाल है कि सर किताब कौन सी होगी। सर मेरी किताब है टैक्स हेल्प बुक के नाम से, जो आई कैप की किताब के साथ इनलाइन है। आई कैप के सारे चैप्टर्स उसी तरतीब में मेरी किताब में कंसाइज फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में है, अलॉन्ग विद द एडिशनल एग्जांपल्स, अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स ऑफ लास्ट 16 अटेम्प्ट्स विद द लेटेस्ट सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में आपको मेरी किताब में होंगे वो 2024 टैक्स ईयर के मुताबिक होंगे। ठीक हो गया। तो आप आई कैप की वेबसाइट पर भी जब जाके उसके सोल्यूशन देखते हैं तो वो आउटडेटेड होते हैं, लेकिन जो बुक में आपको सोल्यूशन मैं दूंगा वो अपडेटेड टैक्स ईयर 2024 के मुताबिक सोल्यूशन होंगे। टैक्स ईयर 2024 के मुताबिक आपका टेक्स्ट होगा, पास पेपर्स होंगे, सोल्यूशन होंगे। क्या ये बुक अभी अवेलेबल है? सर ये बुक मैक्सिमम कंप्लीट है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द आई कैप। आई कैप की बुक आएगी तो मैं एक बार देखूंगा कि आई कैप ने कोई तरतीब तो नहीं चेंज की चैप्टर्स की, उसके मुताबिक मैं अपनी बुक को अलाइन करके वो बुक इंशाल्लाह जब आई कैप की अपलोड होगी इंशाल्लाह उसके 2-3 दिनों में मैं बुक पब्लिशिंग के लिए भेज दूँगा। ठीक हो गया। तो ये इस वजह से बुक अभी प्रोसेस में, मेरे एंड पे मैक्सिमम काम कंप्लीट है। ओवरऑल अप्रोच क्या है सर? असल में गेम ही है कि मैंने आपको ये स्लाइड सामने रखी, इससे मैं आपको पढ़ा रहा था। आप जब किताब पे नजर दौड़ाएंगे तो यही लफ्ज लिखे होंगे वहां पर। तो एक बार आपने यहां से पढ़ा, एक बार किताब से पढ़ा, और तीसरे नंबर पे क्या किया? तीसरे नंबर पे जब घर जाके वही वाले अल्फाज पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद होगा ना, जब 3-3 4-4 बार एक ही बात पढ़ोगे। ये थीम है, इससे इंशाल्लाह आपको क्रैमिंग वाले एरिया में बड़ी सपोर्ट मिलेगी। सेलेक्टिव स्टडी तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सर टेस्ट, मैं बार बार कहूँगा टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। रिवीजन, थॉरो रिवीजन इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट होने पर थॉरो रिवीजन तो कराई जाएगी। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो है वो भी है, और फुल पेपर प्रैक्टिस बिफोर अपीयरिंग इनटू द एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होती है। सर ये हमारी आज की डिस्कशन थी। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। जी कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। कुछ नहीं पूछना चाहते? लो सर आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा और खत्म। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको भी नोट्स ये ना मिला हो, हैंड आउट ना मिला हो? आप में कोई ऐसा बच्चा जिसको हैंड आउट ना मिला हो? लो सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।